मेघना श्यामलाल और सुजाता की इकलौती औलाद थी, इसलिए वो लाडली भी थी। उसके पिता श्यामलाल किताबों की दुकान चलाते थे। मेघना भी अपनी पढ़ाई पूरी करके अब अपने पिता के साथ ही दुकान पर बैठती थी। मेघना बेटी, ला तेरे बालों में तेल लगा दूं? कितने दिन हुए तूने सिर की मालिश भी नहीं करवाई। लंबे बाल रखने का शौक है पर तेल भी तो लगाया कर। माँ, तुम हो ना मेरे बालों की देख रेख करने वाली, तो मुझे क्यों चिंता होने लगी? अच्छा, ससुराल चली जाएगी तो खुद से ही अपने सारे काम करने होंगे तुझे। क्या माँ, मैं तो वहाँ भी तुम्हें ही ले जाऊंगी। अगले दिन मेघना के पिता दुकान की किताबें और स्टेशनरी खरीदने बड़े बाजार चले जाते हैं। मेघना दुकान पर बैठी होती है। जी, मुझे एक फाइल मिलेगी, बड़ी ऑफिस फाइल। जी, ये 60 रुपए और ये 80 रुपए वाली है। ये 80 रुपए वाली दे दीजिए। ये इस तरह से पेपर नहीं लग पाएंगे, रुकिए मैं आपको पेपर पंचिंग मशीन देती हूँ। थैंक यू वेरी मच, वरना कोई इतनी मदद नहीं करता। वैसे मेरा नाम राजीव है, क्या आपका नाम जान सकता हूँ? जी, मेरा नाम मेघना है। धीरे धीरे मेघना और राजीव दोस्त बन गए और अक्सर एक दूसरे को वक्त देने लगे। और फिर एक दिन, मेघना, विल यू मैरी मी? हाँ राजीव, मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ। राजीव और मेघना अपने परिवारों में बात करते हैं और दोनों की शादी हो जाती है। मेघना अपने ससुराल आती है। राजीव के परिवार में राजीव के अलावा उसके माता पिता और छोटे भाई बहन थे। रिचा, अपनी भाभी को कमरे में ले जा। जी क्या? मैं अभी और इसी वक्त आता हूँ। अच्छा रुकिए, मैं आता हूँ। राजीव, अभी इस वक्त कहाँ निकल रहे हो? बेटा, आज तो तुम्हारी शादी हुई है और बहू को यूं अकेले छोड़कर जाना जरूरी है क्या? माँ, ऑफिस में कुछ वर्कर्स दंगे पर उतर आए हैं, तो मेरे बॉस ने मुझे अर्जेंट बुलाया है। अब नौकरी में तो ऐसा ही होता है ना माँ, मुझे जाना होगा। मैं मेघना को समझा दूंगा, वो समझदार है। मेघना, मुझे थोड़ी देर के लिए ऑफिस जाना होगा। वर्कर्स स्ट्राइक करके ऑफिस में अपनी मांगों को लेकर तोड़फोड़ कर रहे हैं। जैसी ही बात सुलझेगी मैं आ जाऊंगा। मुझे भी बुरा लग रहा है ऐसे तुम्हें अकेला छोड़कर जाते हुए। कोई बात नहीं राजीव, पहले काम जरूरी है। मेघना राजीव को जाते हुए देखती है और कहती है, राजीव सुनो, जल्दी आना। राजीव ऑफिस चला जाता है। अरे माँ, राजीव भैया कहाँ गए? राजीव के ऑफिस में कुछ मजदूरों ने दंगा कर दिया है, इसलिए उसे जाना पड़ा। राजीव ऑफिस पहुंचता है, वहाँ पर वर्कर्स दंगा कर रहे होते हैं। अरे मोहन, सुरेश, ये क्या तरीका है मांगे पूरी करवाने का? इसे मारो, सबसे पहले तो ये मालिक का चहेता है, इसे मारो मारो मारो। सब वर्कर राजीव पर डंडे बरसाने लगते हैं। राजीव के सिर पर चोट आती है और वो वहीं मर जाता है। सारे वर्कर डर जाते हैं। अरे मालिक की गाड़ी आ गई, भागो भागो। राजीव, ये क्या हुआ? राजीव सर, ये तो मर चुके हैं। हमें ये बुरी खबर राजीव के परिवार को देनी होगी। बॉस राजीव के घर फोन करके राजीव के मरने की खबर देता है। ये नहीं हो सकता, मेरा राजीव नहीं नहीं। पिता का फोन हाथ से छूट जाता है। वो बड़ी मुश्किल से सबको ये बात बताता है। मेरा राजीव, ये क्या हो गया? हमारी खुशियों को किसकी नजर लग गई? भैया, आप हमें छोड़कर क्यों चले गए? कुछ देर बाद मोहित रोता हुआ राजीव की लाश को घर ले आता है। मेघना तो बिल्कुल शांत हो चुकी थी, मानो उसकी जिंदगी रुक गई हो। राजीव, आप मुझसे वादा करके गए थे कि जल्दी वापस आओगे। आपने वादा तोड़ दिया राजीव, आपने वादा तोड़ दिया। मेघना के माता पिता भी आ जाते हैं। पूरा माहौल सदमे में आ जाता है। राजीव का अंतिम संस्कार हो जाता है। बहन जी, क्या कुछ दिनों के लिए हम मेघना को अपने साथ ले जा सकते हैं? जी ले जाइए, कुछ दिन इसका मन बहल जाएगा। माँ, मुझे कहीं नहीं जाना, मैं यही राजीव की यादों के सहारे रहूंगी। तभी राजीव की बुआ दादी कुछ औरतों के साथ आ जाती है। आशा, ये क्या हो गया? राजीव कितनी छोटी उम्र में चला गया। अब रीति रिवाज के मुताबिक मेघना बहू को राजीव की विधवा बनकर रहना होगा। पर बुआ दादी, मुझे ये सब कुछ नहीं पता, तभी तो इन विधवाओं को लाई हूँ। ये मेघना को सब कुछ समझा देंगी। माँ, ये सब करना क्या जरूरी है? माँ, भाभी के साथ ये सब क्या हो रहा है? ये आजकल के बच्चे हमें बताएंगे रीति रिवाज। चलो, तुम लोग मेघना को सफेद साड़ी पहना लाओ, फिर इसके सिर के बाल उतरवाने हैं। माँ, ये बहुत ज्यादा हो रहा है। भैया के जाने की इतनी बड़ी सजा, इसमें इनकी क्या गलती है? आशा जी, मेरी बच्ची के बाल मत उतरवाइए, मेरी बच्ची ये सहन नहीं कर पाएगी। सब लोग चुपचाप मेघना के साथ होते अन्याय को देख रहे थे।
मेघना को सफेद साड़ी पहनाकर चौकी पर बिठा दिया जाता है। नाई मेघना के बाल उतारने के लिए उस्तरा निकालता है। बुआ दादी, क्या ये सब जरूरी है? अभी इसकी उम्र ही क्या है? अब किस्मत ही फूटी हुई है इसकी। विधवा योग था तो अब पूरी जिंदगी विधवा बहू बनकर ही रहना होगा। मेघना रोए जा रही थी। सब लोग उसके साथ ये सब होता देख रहे थे, पर कोई भी उसके लिए कुछ कर नहीं पा रहा था। मेरी बच्ची मेघना, भाभी। मेघना बिल्कुल मायूस हो चुकी थी। उसके आंसू सूख रहे थे। उसकी किस्मत का फैसला भगवान के हाथ में था। तभी मोहित तेजी से मेघना की तरफ जाता है और उसका हाथ पकड़कर घर के मंदिर की तरफ ले जाता है और मंदिर में रखे सिंदूर को मेघना की मांग में भर देता है। सब लोग हैरान रह जाते हैं। ये क्या अनर्थ कर दिया इस लड़के ने? विधवा बहू से शादी कर ली। चलो चलो यहाँ से, कैसे पापियों का घर है। मेघना मोहित को चाटा लगा देती है और कमरे में जाकर फूट फूट कर रोने लगती है। आशा, कहीं ना कहीं मोहित ने जो किया है वो ठीक ही तो है। मेघना से शादी करके मोहित ने मेघना की जिंदगी में फिर से रंग भर दिए हैं। अभी उस बेचारी ने देखा ही क्या है। शायद आप ठीक कह रहे हो जी। हम भी तो ये सोच सकते थे, पर पुराने रीति रिवाजों के पल्ले में बंद कर आज एक बहू के साथ अन्याय कर रहे थे। मेघना, मेरी बच्ची, मैं जानती हूँ राजीव की यादें तुम नहीं भुला सकती, पर तुम्हें इस हालत में देखकर राजीव की आत्मा भी दुखी होगी। सब लोग मिलकर मेघना को समझाते हैं और मोहित के फैसले की सराहना करते हैं। मेघना की जिंदगी में फिर से एक बार रंग भर जाते हैं। एक विधवा बहू की शादी करके खुशियां मेघना की जिंदगी में फिर से दस्तक देती हैं। उषा और माया दोनों देवरानी जेठानी थीं। उषा के पति का खुद का एक कारोबार था जो कि अच्छा चल रहा था, लेकिन माया का पति एक छोटी सी दुकान चलाता था, इसलिए उनकी आमदनी जरा कम थी। उन दोनों देवरानी जेठानी की एक बेटी थी। उषा की बेटी का नाम आंचल और माया की बेटी का नाम गीतिका था। वो सभी एक साथ जॉइंट फैमिली में रहते थे। एक रोज, ये देख, मैं आंचल और गीतिका के लिए नई फ्रॉक लाई हूँ, वो शर्मा जी के यहाँ जो पार्टी है उसमें पहन लेंगी। दीदी, आखिर क्या जरूरत है इतनी महंगी ड्रेस लाने की? चुप कर तू, वो दोनों ही मेरी बेटियां हैं और मेरे लिए बराबर हैं। मैं गीतिका को भी उतना ही प्यार करती हूँ जितना आंचल को। अब तू चुपचाप से ड्रेस पसंद कर रही है या नहीं? दोनों ही देवरानी जेठानी एक दूसरे की बेटी को भी उतना ही प्यार करती थी जितना खुद की। ऐसे ही समय बीता और दोनों लड़कियां जवान हो गईं। फिर एक रोज, अरे माया, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। अभी मेरी बहन निधि का फोन आया था। वो बता रही थी जब वो हम जालंधर गए थे ना खुराना जी की बेटी की शादी में, वहां एक बहुत बड़े घराने से लोग आए थे। उनका बहुत बड़ा बिजनेस है। उनका एक बेटा है रौनक। जब से उसने हमारी बेटी आंचल को देखा है उसका दीवाना हो गया है। कहता है शादी करूंगा तो उसी से करूंगा। इकलौता है, अपनी आंचल राज करेगी वहां राज। अरे बेटी को अच्छा घर मिल जाए और भला माँ बाप को क्या ही चाहिए। सही कहा जीजी आपने। माँ बाप गरीब हो या अमीर, सबकी यही सोच होती है कि उसकी बिटिया महलों में राज करे, लेकिन हम सबकी ऐसी किस्मत कहाँ। फोन पर बात आगे बढ़ती है। एक रोज रौनक अपने परिवार के साथ आंचल के घर रिश्ता लेकर आ पहुंचा। दोनों देवरानी जेठानी सुबह से लड़के वालों की खातिरदारी की तैयारियों में लगी हुई थी, तो उन्होंने झट से आंचल को देखकर हाँ कर दी और कुछ देर बाद दोनों तरफ से रिश्ते के लिए हाँ हो जाती है। बहन जी, अब रिश्ता जुड़ ही गया है तो मैं सोच रही हूँ हम आए हैं तो रोका कर ही देते हैं, फिर 2 महीने बाद सगाई और फिर शादी कर देंगे। आप ठीक कह रही हैं। आप हमें थोड़ा वक्त दीजिए, तब तक आप गेस्ट रूम में आराम कर लीजिए। आप लोग भी थक गए होंगे, तब तक हम रोके की तैयारी कर लेते हैं। मेहमानों को गेस्ट रूम में छोड़कर वो दोनों रोके की तैयारी में लग जाती हैं। दीदी, फल और मिठाई तो कम रहेगा, इतने बड़े लोग हैं तो ऐसे रोका करना ठीक नहीं रहेगा। आप एक सोने का सिक्का, 10 किलो मिठाई और सबके लिए एक जोड़ी कपड़े मंगवा लो। तो बिल्कुल ठीक कह रही है, एक नहीं 5 सोने के सिक्के और दामाद जी के लिए भी 5 जोड़ी कपड़े मंगवा लेती हूँ, बाकी एक एक जोड़ी सबके लिए। अरे भाई, एक ही तो दामाद है हमारा। सुनिए जी, आप जल्दी से बाजार जाकर सामान ले आइए, तब तक हम बाकी तैयारियों में जुट जाते हैं। उषा अपनी इकलौती बेटी की शादी बड़ी धूमधाम से करना चाहती थी, इसलिए वो दिल खोलकर पैसा बहाती है। इसी तरह 3 घंटे में वो पूरी तैयारियां कर लेते हैं।
कुछ देर बाद, आओ माया, आगे आकर दामाद जी को सोने का सिक्का, कपड़े और मिठाई दो। लेकिन दीदी मैं क्यों? अरे तू भी तो आंचल की माँ ही है, बचपन से तुमने भी तो उसे बेटी की तरह ही पाला है, और वैसे भी मुझसे ज्यादा तो तुझे इसकी चिंता रहती है। सच कहूं तो मुझसे ज्यादा आंचल का ये ख्याल रखती है। चल अब आगे आओ। वाह बहन जी, आप दोनों देवरानी जेठानी का प्यार देखकर तो हमारा मन भी खुश हो गया। देवरानी जेठानी में झगड़े तो हमने बहुत सुने थे, लेकिन इतना प्यार पहली बार देख रहे हैं। कुछ देर बाद दोनों का रोका हो जाता है। लो भाई, अब आपकी बिटिया हमारी हुई। कुछ दिनों बाद हम सगाई करके जाएंगे और उसके बाद सीधा शादी, फिर अपनी अमानत को बड़ी धूमधाम से लेकर जाएंगे। और वैसे भी हमारा बेटा भी उतावला हुआ जा रहा है। क्या पापा आप भी? ऐसे ही वो लोग रिश्ता पक्का करके आ जाते हैं। ऐसे ही 2 महीने बाद उन दोनों की सगाई भी हो जाती है, जिसमें उषा खूब पैसा बहाती है। सगाई के 1 हफ्ते बाद रौनक की माँ के पास एक फोन आया, जिसे सुनते ही कौशल्या हैरान रह गई और उसने उषा को फोन मिला दिया। बहन जी, आज एक अननोन नंबर से हमारे पास फोन आया और फोन पर हमें आपकी बेटी के बारे में काफी गलत बातें बताई गई। माना कि हमें उन बातों पर भरोसा नहीं है, लेकिन जहां तक हो आप थोड़ा ध्यान रखें। कोई तो ऐसा है जो नहीं चाहता कि रौनक और आंचल की शादी हो। लेकिन ऐसा कौन हो सकता है बहन जी? क्या आपके पास उसका फोन नंबर है? नहीं, वही तो दुख है, वो फोन एक पीसीओ से आया था। उषा फोन रख देती है और चिंतित होकर सारी बात उर्मिला को बताती है। आप टेंशन मत लो दीदी, ऐसे तो आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी। कुछ दिन बाद फिर से कौशल्या का फोन आया। बहन जी, आज तो उसने हद ही कर दी। हमने उसके फोन की बातों का कोई भरोसा नहीं किया, तो आज उसने लिफाफे में एक चिट्ठी और आंचल बेटी की कुछ गंदी गंदी फोटोग्राफ्स हमें भेज दी। उन गंदी तस्वीरों को देखकर तो हम भी डर गए थे, लेकिन फिर रौनक ने कहा, माँ ये सब फोटोग्राफ तो नकली भी बन जाती है, किसी का चेहरा कहीं भी लगाया जा सकता है। उसने जब फोटोग्राफ्स ली तो पता चला वो सब नकली थी। ये बातें सुनकर उषा रोने लगती है और फोन रख देती है। उधर रौनक आंचल से फोन पर बात करता है। तुम्हें पता है आंचल, तुम्हारी फैमिली का कोई सदस्य ये सब कर रहा है। वो ये चाहता है कि किसी भी तरह से हमारा रिश्ता टूट जाए। ये तुम क्या कह रहे हो? मैं सच कह रहा हूँ, तुम्हारी चाची नहीं चाहती कि तुम्हारी शादी मुझसे हो। मेरी माँ समान चाची के बारे में बोलने से पहले तुम्हें 100 बार सोचना चाहिए था। अब मुझे ही तुमसे शादी नहीं करनी। तुम मेरी बात पर भरोसा नहीं कर रही हो। अरे मेरे पास सबूत है। लेकिन गुस्से में आंचल फोन काट देती है और रोने लगती है और अपनी माँ और चाची को सारी बात बताती है। रौनक बिल्कुल सच कह रहा है बेटी। ये देखिए वही चिट्ठी है जो इसने रौनक के घर भेजी थी। इसकी हैंडराइटिंग तो पहचानती है न तू? अब बता उर्मिला, तूने ऐसा क्यों किया? मुझे माफ कर दो दीदी, ईर्ष्या और जलन ने अंधा कर दिया था मुझे। जब से शादी पक्की हुई है आप लोग पानी की तरह पैसा बहा रहे हो। इतना धन प्रदर्शन इसलिए कि आपकी बेटी की बड़े घर में शादी हुई है। क्या हम मिडिल क्लास अपनी बेटी का रिश्ता बड़े घर में नहीं कर सकते? आपकी ये लाखों की शादी देखने के बाद आखिर कैसे मिलेगा मेरी बेटी के लिए बड़ा घर? और अगर मिल भी गया तो वो भी यही चाहेंगे कि आपकी तरह हम भी पानी की तरह पैसा बहाएं। जो उषा की देवरानी ने किया वो गलत था, लेकिन कहीं न कहीं ये बात भी सच है कि शादियों में पानी की तरह बहने वाला पैसा कहीं न कहीं मिडिल क्लास लोगों की कमर भी तोड़ रहा है। उषा को भी अपनी इस गलती का एहसास हुआ और उसने अब सामान्य तरीके से अपनी बेटी की शादी रौनक संग खुशी खुशी कर दी।